Hello students, all of you are welcome in Exam Station YouTube channel। तो एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप कंप्लीट क्रैश कोर्स में आज हमारी तीसरी वीडियो है जिसमें हम सिलेबस का ऑफिशियली शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने 51 दिन की स्ट्रेटजी के अप्रोच के बारे में बताया था कि कैसे हम स्टार्ट करेंगे, तो आज हमारी पहली वीडियो आई है सिंटैक्स बेसिक्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो एग्ज़ाम स्टेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन फॉर गेट मोर नोटिफिकेशन अपडेट्स। तो सिंटैक्स एंड बेसिक्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में आइए जानते हैं। तो सिंटैक्स क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं वाक्य विन्यास। सिंटैक्स रेफर्स टू द वेज इन विच वी ऑर्डर स्पेसिफिक वर्ड्स टू क्रिएट लॉजिकल मीनिंगफुल सेंटेंस। वाक्य विन्यास उन तरीकों को संदर्भित करता है जिससे हम तार्किक सार्थक वाक्य बनाते हैं। तो सिंटैक्स एक तरीकों का या रूल्स का एक ग्रुप होता है जिसके द्वारा वर्ड्स को अरेंज करते हैं एक मीनिंगफुल और लॉजिकफुल सेंटेंस बनाने के लिए, यानी जिसका कुछ अर्थ निकलता हो उस तरह के वाक्य बनाने के लिए सिंटैक्स का यूज होता है। सिंटैक्स इज अ फॉर्म ऑफ ग्रामर। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो सिंटैक्स स्पेशली इन चीज़ों को, वर्ड्स को, फ्रेजेस, क्लाउज को अरेंज करने के लिए होता है, लेकिन ग्रामर पूरी ग्रामर होती है जिसमें इनको क्या क्या होते हैं, इनके अर्थ क्या होते हैं, टेंसेस, नरेशन, बाकी सब कुछ पढ़ते हैं। सिंटैक्स स्पेशली सेंटेंस के लिए होता है। जैसा इसमें लिखा हुआ है, सिंटैक्स स्टेट्स द रूल्स फॉर यूजिंग वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लाउजेस एंड पंक्चुएशन स्पेशली फॉर फॉर्म सेंटेंस। सिंटैक्स जो स्पेशली यूज होता है वो होता है सेंटेंस फॉर्म करने के लिए। इसी का अर्थ यही दर्शाता है जैसे वाक्य विन्यास लिखा हुआ है, तो ये वाक्यों के ही विन्यास को मूल रूप से बताता है। तो वाक्य विन्यास शब्दों, वाक्यांशों, खंडों, विराम चिन्हों आदि का उपयोग करने के नियम बताता है। सिंटैक्स ऑल्सो स्टेट फॉर स्ट्रक्चर। सिंटैक्स बताता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, वाक्य का विन्यास किस प्रकार से होना चाहिए। English is a language that has a structure known as SVO, that is subject, verb and object। जो टिपिकल इंग्लिश का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें मेन रूप से ज़्यादातर शब्द हमारे पास वाक्य मिलते हैं, वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले जिसमें सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम देख सकते हैं द स्टार्स ब्लिंक इन द स्काई। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है द स्टार, जो सबसे पहले आया है, फिर ब्लिंक द वर्ब एंड इन द स्काई इज ऑब्जेक्ट जो SVO की फॉर्म में है। दिस इज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर एंड ऑल्सो देयर इज एग्रीमेंट बिटवीन द वर्ड्स। अब थोड़ा सेंटेंस के बारे में जानते हैं। तो सेंटेंस इज कंसिडर्ड द मोस्ट कंप्लीट यूनिट इन सिंटैक्स इन इंग्लिश। तो इंग्लिश सिंटैक्स में जो मोस्ट कंप्लीट यूनिट कह सकते हैं हिंदी में, एक वाक्य को अंग्रेजी में वाक्य रचना की सबसे पूर्ण इकाई माना जाता है। इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लाउज एंड बिकॉज ऑफ दिस इट ऑलवेज कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सेंटेंस में हमेशा दो पार्ट होते हैं, एक होता है विषय या कहें सब्जेक्ट और एक होता है विधेय। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स के बारे में जानते हैं। द बेसिस ऑफ ऑल सिंटैक्स रियली बिगिंस विद द सब्जेक्ट and the predicate, both of which are required to form a complete and logical statement। सभी वाक्य विन्यास का आधार वास्तव में विषय विधेयक के साथ शुरू होता है। यानी सिंटैक्स जो होता है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ ही शुरू होता है कि सब्जेक्ट किस हिसाब से अरेंज होगा, उसके क्या नियम है, क्या रूल्स हैं, इसके आधार पर प्रेडिकेट्स क्या यूज होगा, उसके क्या आधार है, क्या नियम है। सब्जेक्ट एक अलग चीज़ है जिसमें नाउन आता है, प्रोनाउन आता है। प्रेडिकेट में तीनों चीज़ें आती हैं, वर्ब भी आती है, ऑब्जेक्ट भी आता है, और उसके साथ जो भी एडजेक्टिव है, मॉडिफायर, डिटरमाइनर जो जुड़ते हैं वो भी आते हैं। द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म और कंट्रोल एन एक्शन इन द सेंटेंस वाइल द प्रेडिकेट डिस्क्राइब दैट एक्शन। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जो किसी क्रिया को नियंत्रित या परफॉर्म करता है या कहें कंट्रोल करता है। विषय वह व्यक्ति या वस्तु है जो किसी कार्य में किसी क्रिया को नियंत्रित करता है या करता है, जबकि विधेय उस क्रिया का वर्णन करता है। यानी प्रेडिकेट में यह बताया जाता है कि उस वाक्य में क्या हो रहा है।
जैसे एग्जांपल के तौर पर माई मदर कुक्स फूड एवरी डे। तो यहाँ पे द सब्जेक्ट हेयर इज नॉट जस्ट मदर द नाउन बट ऑल्सो द डिटरमाइनर माई। तो यहाँ पे मदर है जो कि नाउन है, वो सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, लेकिन माई मदर होल सब्जेक्ट है जिसमें माई क्या है, डिटरमाइनर है। दिस स्पेसिफाई विच मदर इज कंट्रोलिंग द एक्शन ऑफ वर्ब कुक। तो माई मदर यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, कुक फूड एवरी डे तीनों मिला के प्रेडिकेट हुआ। माई इसमें डिटरमाइनर है, मदर हमारा नाउन है या कहीं सब्जेक्ट है, कुक्स एक वर्ब है, फूड ऑब्जेक्ट है, एवरी डे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मदर इज कंट्रोलिंग द एक्शन ऑफ वर्ब कुक। तो यहाँ पे जो मदर है जो कि सब्जेक्ट है, वो कुक यानी जो वर्ब है उसके एक्शन को कंट्रोल कर रही है। Likewise, the predicate includes any word that add meaning to the verb such as modifier, object and complement। जैसा कि पिछले सेंटेंस में हमने देखा था, माई क्या था, मॉडिफायर। इसी तरह विधेयक में किसी भी शब्द को शामिल किया गया है जो क्रिया को अर्थ जोड़ता है, संशोधक वस्तुएं या पूरक। ये तीनों चीज़ें प्रेडिकेट में जुड़ती हैं, कभी कभी सब्जेक्ट्स में भी जुड़ती हैं उनके अर्थ को बदलने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर माई फादर ड्राइव्स अ कार टू वर्क ईच डे। तो नीचे इसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि इसमें क्या कह रहा है। हेयर द प्रेडिकेट इज द एंटायर फ्रेजेज ड्राइव्स अ कार टू वर्क ईच डे इन एडिशन टू द वर्ब ड्राइव। तो यहाँ पे माई फादर उसी की तरह माई मदर की जगह पूरा सब्जेक्ट है जिसमें माई मॉडिफायर है और फादर सब्जेक्ट है, ड्राइव्स हमारी वर्ब है, अ कार टू वर्क ईच डे पूरा ऑब्जेक्ट माना जाएगा। इट ऑल्सो कंटेन्स द फ्रेजेस अ कार द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जो अ कार है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टू वर्क अ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस दैट्स मॉडिफाई द वर्ब। तो वो कार कहाँ पे जा रही, ड्राइव किस जगह की जा रही है, किस चीज़ के लिए की जा रही है, वो मॉडिफायर हमको बताता है टू वर्क, वो वर्क के लिए की जा रही है। एंड ईच डे एन एडवर्बियल फ्रेज दैट ऑल्सो मॉडिफाई द वर्ब। ईच डे हमें बताता है कि वो कब कब जा रहा है, यानी ईच डे और टू वर्क दोनों मॉडिफाई कर रहे हैं वर्ब को। जो पहला टू वर्क है वो प्रीपोजिशनल फ्रेजेज है एंड ईच डेज एडवर्बियल फ्रेज है। अब आगे आते हैं मॉडिफायर्स। मॉडिफायर आर वर्ड्स, फ्रेजेज और इवन क्लाउजेज दैट एड डिस्क्रिप्टिव मीनिंग टू अनदर वर्ड। दे आर कैटेगराइज्ड एज बीइंग आइदर ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, एडजेक्टिव। संशोधक शब्द या वाक्यांश वे क्लाउज हैं जो दूसरे शब्द में वर्णात्मक अर्थ जोड़ते हैं, जिन्हें विशेषण या क्रिया विशेषण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो मॉडिफायर जो पिछले बार में देखा था हमने सेंटेंस में, माई था, टू वर्क था, ये था, ये सारे मॉडिफायर होते हैं जिनको क्रिया विशेषण या विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। मॉडिफायर कैन अपीयर एनीवेयर इन सेंटेंस एंड दे कैन बी पार्ट ऑफ द आइदर ऑफ सब्जेक्ट और द प्रेडिकेट। तो मॉडिफायर सब्जेक्ट का भी पार्ट हो सकते हैं और प्रेडिकेट का भी पार्ट हो सकते हैं। For example, the red car went too fast. In this sentence, we have three modifier. यहाँ पे हमारे पास तीन modifier है। The adjective red is modifying the noun. जो red हमारा एडजेक्टिव है वो मॉडिफायर है जो कार को, नाउन जो हमारी नाउन है कार, उसको मॉडिफाई कर रहा है कि वो किस तरह के कलर की है, रेड की, यानी विशेषता बता रहा है। कार एंड इज पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। द एडवर्ब टू इज देन इंटेंसिफायर और मॉडिफायर मॉडिफाइंग द एडवर्ब फास्ट। जो टू है वो फास्ट के लिए मॉडिफाई कर रहा है। टुगेदर दे मॉडिफाई द वर्ब वेंट एज द एडवर्बियल फ्रेज। जो टू फास्ट है जो पूरा का पूरा एडवर्बियल फ्रेज के रूप में माना जाएगा जो वर्ब वेंट को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे द रेड कार इज हमारा सब्जेक्ट है, वेंट हमारी वर्ब है और टू फास्ट इज एडवर्बियल फ्रेज जो यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अब फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस आर ग्रुप्स ऑफ टू और मोर वर्ड्स दैट डू नॉट कंटेन बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। दे आर फॉर्म्ड व्हेन अ डिटरमाइनर, मॉडिफायर, कॉम्प्लीमेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब और कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड्स। वाक्यांश दो या दो से अधिक शब्दों के समूह होते हैं जिसमें विषय और विधेयक दोनों नहीं होते। तो फ्रेजेस एक ग्रुप्स या वर्ड के शब्दों के समूह होते हैं जिसमें या तो सब्जेक्ट होता है या विधेयक होता है, दोनों एक साथ नहीं होते। ये तब बनते हैं जब एक मॉडिफायर, डिटरमाइनर और कॉम्प्लीमेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब और कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड। तो इसमें सब्जेक्ट और विधेयक का ही ना होना एक हमारे पास कंडीशन है, लेकिन इसमें मॉडिफायर हो सकते हैं, डिटरमाइनर हो सकते हैं और किसी तरह का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है।
फॉर एग्जाम्पल द ब्राइट रेड कार इज माइन। तो इसमें हमारे पास ब्राइट रेड कार इज माइन में दो फ्रेजेस बन सकते हैं, द ब्राइट रेड कार एंड इज माइन। द सब्जेक्ट द ब्राइट रेड कार इज अ सिंगल फ्रेज, इट इज नोन एज नाउन फ्रेज। तो द ब्राइट रेड कार जो है नाउन फ्रेज के रूप में जाना जाता है। तो इसमें ब्राइट रेड जो है वो हमारे मॉडिफायर हैं जो कार नाउन को ही मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये इसमें सिर्फ सब्जेक्ट है। द फ्रेज इज ऑल्सो मेड अप डिटरमाइनर्स द एंड द एडजेक्टिव फ्रेज ब्राइट रेड। तो जो नाउन फ्रेज है इसमें द है जो हमारा डिटरमाइनर है एंड द एडजेक्टिव फ्रेज है ब्राइट रेड। अब आते हैं क्लाउज के ऊपर। अ ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स कंटेनिंग बोथ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर, अ क्लाउज कैन बी आइदर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। तो क्लाउज में क्या होता है, जैसा कि फ्रेज में देखा था कि वो ग्रुप्स ऑफ वर्ड होते हैं जिसमें आइदर या तो सब्जेक्ट होता है या प्रेडिकेट होता है। लेकिन अगर दोनों एक ही ग्रुप में हो यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हो तो उसको क्लाउज कहते हैं, यानी क्लाउज सेंटेंस का छोटा पार्ट होता है। अ डिपेंडेंट क्लाउज इज अनेबल टू स्टैंड इट्स इन ऑन। तो यहाँ पे डिपेंडेंट क्लाउज और इंडिपेंडेंट क्लाउज की डेफिनेशन दी गई है। क्लाउज इसमें दो टाइप्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। Dependent clause is unable to stand on its own. It is marked by certain kinds words commonly called dependent words that connect it to independent clause which is relies on the have a complete logical meaning. तो dependent clause होता है वो किसी ना किसी dependent verb if they many इससे कुछ ना कुछ से जुड़ा होता है। But should independent clause on the other hand are able to function as a sentence as their own। तो independent clause होता है जो एक प्रकार से एक sentence ही होता है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है आर एबल टू फंक्शन एज अ सेंटेंस ऑन दियर ओन। दे डू नॉट डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर क्लाउजेज टू बी कंसिडर्ड कंप्लीट। इंडिपेंडेंट क्लाउज एक हिसाब से पूरा कंप्लीट सेंटेंस ही होता है। आगे देखते हैं एग्जांपल। व्हेन दे वर यंगर मार्क एंड बेटी ऑफ्टन ट्रेवल टुगेदर। बोथ एग्जांपल हैव सब्जेक्ट दे इन द फर्स्ट एग्जांपल एंड मार्क एंड बेटी या कंपाउंड सब्जेक्ट इन द सेकंड एग्जांपल। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल जो है हमारे पास उसमें दे है हमारा सब्जेक्ट एंड द मार्क एंड बेटी सेकंड एग्जांपल में हमारा सब्जेक्ट है। एंड द प्रेडिकेट वर यंगर एंड ऑफ्टन ट्रेवल टुगेदर, पहले में जो हमारा प्रेडिकेट है वह वर यंगर और जो सेकंड है उसमें है ऑफ्टन ट्रेवल टुगेदर। हाउएवर द फर्स्ट एग्जांपल इज अ डिपेंडेंट क्लाउज बिकॉज ऑफ द वर्ड्स व्हेन। जो पहला हमारा सेंटेंस है वो व्हेन के द्वारा, जो व्हेन हमारे जुड़ा हुआ है वो है डिपेंडेंट वर्ड्स जो डिपेंडेंट क्लाउज को दर्शाता है। व्हेन किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, इसको कहें कि मार्क एंड बेटी ऑफ्टन ट्रेवल टुगेदर व्हेन दे वर यंगर, जब इसको कंप्लीट सेंटेंस माना जाएगा जिसमें व्हेन दे वर यंगर डिपेंडेंट क्लाउज है। दिस सबऑर्डिनेट कंजक्शन टेल्स द रीडर दैट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट थॉट। जहाँ पे वैन बताता है कुछ ना कुछ अधूरी इंफॉर्मेशन है। देवर यंगर इससे संपूर्ण अर्थ नहीं निकलता है इस सब्जेक्ट का। द सेकेंड एग्जाम्पल ऑन द अदर हैंड इज एन इंडिपेंडेंट क्लाउज, इट हैज एवरीथिंग इन इट दैट रीडर नीड्स टू नो। मार्क एंड बेटी ऑफ्टन ट्रेवल टुगेदर। मार्क एंड बेटी अक्सर एक साथ यात्रा करते हैं, तो इसमें पूरा अर्थ निकल रहा है। We must always have at least one independent clause when we are forming a sentence। तो किसी भी सेंटेंस को बनाते वक्त एक इंडिपेंडेंट क्लाउज का होना जरूरी है या कहीं एक संपूर्ण सेंटेंस का होना जरूरी है। तो अब लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसा कि नाम से दर्शा रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट है, कोई समझौता है जिस या कहें कुछ रूल्स हैं जिन पे सब्जेक्ट चलता है और वर्ब भी चलता है, एक साथ चलते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट refers to an agreement और सेट ऑफ रूल्स बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, उनके आधार पे दोनों का प्रयोग होता है, वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। जिसमें सबसे मेन रूल है कि यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंसेस कम्स अंडर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वाक्य में प्रयोग होना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब इज यूज्ड इज ऑल्सो सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पर प्रयुक्त होने वाली वर्ब भी सिंगुलर ही होगी या कहें एक वचन ही होगी।
इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वर्ब इज यूज्ड इज ऑल्सो प्लूरल। यदि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ पे वर्ब प्लूरल यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल, रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई, स्टार ब्लिंक्स इन द नाइट। तो यहाँ पे रेन हमारा एक वचन है तो फॉल्स भी हमारा एक वचन, फ्रॉम द स्काई प्रेडिकेट है, इसमें फॉल्स एक वचन वर्ब या कहें सिंगुलर वर्ब और रेन है सिंगुलर सब्जेक्ट। स्टार्स इज प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट एंड ब्लिंक इज द प्लूरल वर्ब। अब जो मेन डिफरेंस आता है या कहीं की कन्फ्यूजन रहता है कि वर्ब को और सब्जेक्ट को इंटरचेंज कैसे करें सिंगुलर और प्लूरल में। तो जब हम नाउन या सब्जेक्ट में एस या ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनता है या प्लूरल नाउन बनती है, लेकिन जब वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बनती है। तो इस नियम को आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग रहता है कभी कभी कि नाउन में लगाएं तो क्या बनता है और वर्ब में लगाएं तो क्या बनता है। डिफरेंस बिटवीन वर्ब एंड सब्जेक्ट यही होता है कि नाउन में ऐसे ई एस लगाएं तो प्लूरल नाउन बनती है, लेकिन वर्ब में लगाएं तो वो सिंगुलर बनती है। जैसे एग्जाम्पल पे हम देख सकते हैं, ही कम्स दे कम। तो ही हमारा सिंगुलर है जिसके साथ हमने सिंगुलर के लिए हमें कुछ नहीं लगाना, नाउन इज सिंगुलर तो ही में जब नाउन सिंगुलर में हमने वर्ब कम में ई या एस या ई एस लगाया तो वो सिंगुलर बन गई, तो ही के साथ सिंगुलर वर्ब। दे प्लूरल है यहाँ पे तो कम में एस या ई एस नहीं लगाना यानी कि वर्ब में, तो वो हो गई प्लूरल वर्ब। अ बर्ड इज सिंगिंग, ऑल बर्ड्स आर सिंगिंग। यहाँ पे एच वर्ब का यूज हुआ है। द अ बर्ड इज सिंगिंग, इज आता है सिंगुलर के लिए, ऑल बर्ड्स आर सिंगिंग आर आता है प्लूरल के लिए। रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स हैं जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे और कुछ रूल्स हम वर्ब के साथ भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन के रूप में ले रहे हैं और कुछ रूल्स यहाँ पढ़ेंगे, कुछ हम वर्ब के फॉर्म में पढ़ेंगे जब वर्ब आ जाएगी उसमें थोड़ा एडवांस लेवल में। इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइन विद एंड यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस देन प्लूरल वर्ब इज यूज्ड इन सच अ केस। यदि दो सब्जेक्ट हैं एक वाक्य में और वो एंड के द्वारा जुड़े हुए हैं तो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस देन प्लूरल सब वर्ब इज यूज्ड इन सच केस। तो उस केस में जो वर्ब प्रयुक्त होगी या यूज होगी वो प्लूरल ही होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अ बॉय एंड अ गर्ल लव ईच अदर। तो यहाँ पे जो लव है जो हमारी वर्ब है वो प्लूरल वर्ब है। अब बॉय एंड गर्ल जो एंड में जुड़े हुए हैं तो नियम क्या कहता है कि यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज होगी। लेकिन पेयर वर्ड्स लाइक ब्रेड एंड बटर, एज एंड एक्सपीरियंस, कमिंग एंड गोइंग, क्राउन एंड ग्लोरी, लॉन्ग शॉर्ट ईटीसी, यानी कि इस एंड में एक और नियम दिया हुआ है, इफ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट देन दे एक्सप्रेस वन आइडिया और थिंग। तो इस तरह के जो पेयर वर्ड्स आते हैं, ब्रेड बटर, एज एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस, कमिंग एंड गोइंग, जब इस तरह के वर्ड यूज होते हैं और वो किसी एक आइडिया को या थिंग को प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं सब्जेक्ट के तौर पे, तब हम वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ की बात हो रही है, एक आइडिया की बात हो रही है, एक चीज वस्तु की बात हो रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वाटर एंड ब्रेड इज एसेंशियल फॉर वंस एग्जिस्टेंस। तो किसी भी व्यक्ति की जीवन के लिए पानी और रोटी ये सबसे एसेंशियल वस्तुएं होती हैं। तो यहाँ पे एक ही मेन आइडिया निकल रहा है, एग्जिस्टेंस, जीवकोपार्जन, कि जीवित कैसे रहना है, तो उसके लिए एक ही अर्थ निकल रहा है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश, तो यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी, पॉपुलर। अब अगला नियम हमारे पास आता है, आई एंड यू आर सिंगुलर सब्जेक्ट्स बट प्लूरल वर्ब फॉर्म इज यूज्ड विद बोथ ऑफ देम। आई और यू वैसे तो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं लेकिन वहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज होता है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। एग्जाम्पल के तौर पर, आई राइट अ लेटर, यू आर द स्टूडेंट। तो पहले वाले में राइट हमारा प्लूरल वर्ब है और सेकंड वाले में आर प्लूरल के साथ यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब इज यूज्ड एज द फर्स्ट सब्जेक्ट व्हेन दे आर कनेक्टेड विद एंड नॉट एज वेल एज इन एडिशन टू अलोंग विद लाइक टुगेदर बिसाइड ईटीसी। जब दो सब्जेक्ट इन शब्दों के द्वारा जुड़े हुए हों, जैसे एंड नॉट, एज वेल एज, इन एडिशन टू, अलोंग विद, लाइक और टुगेदर, तो वहाँ पे जो वर्ब यूज होती है वो पहले सब्जेक्ट के आधार पे यूज होती है। जो पहला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लूरल होगी तो प्लूरल।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राकेश एंड नॉट हिज फ्रेंड वाज प्रेजेंट टुडे। तो यहाँ पे जो हमारी वर्ब यूज हुई है वो राकेश के आधार पे यूज हुई है। जो राकेश या कहें जो पहला सब्जेक्ट जो हमारे पास है वो है सिंगुलर, तो यहाँ पे वाज आया है सिंगुलर के लिए। सौरभ लाइक हिज ब्रदर इज ऑलवेज राइट, तो यहाँ पर भी इज जो हमारे यहाँ आया है हेल्पिंग वर्ब वो आता है सिंगुलर के लिए। When two nouns or pronouns are joined by not only dash dash, यहाँ पे कोई सेंटेंस या कहीं प्रेडिकेट आएगा, बट ऑल्सो द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सेकेंड वन। तो एग्जाम्पल पे समझने की कोशिश करते हैं। नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स वर अवॉर्डेड। तो जो नॉट ओनली के बाद जो फर्स्ट सब्जेक्ट आया है लेकिन बट ऑल्सो के बाद सेकंड सब्जेक्ट आया है, तो नियम क्या कहता है या रूल्स में लिखा हुआ है कि सेकंड जो बट ऑल्सो के बाद जो सेकंड सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से हमें वर्ब यूज करनी है। तो पहला वाला टीचर तो सिंगुलर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स स्टूडेंट्स आर वर अवॉर्डेड, यानी स्टूडेंट्स क्या है प्लूरल है, तो उसके हिसाब से प्लूरल यूज होगा। वर्ब इज द प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। इफ द सब्जेक्ट इज द नंबर ऑफ द सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड एंड नाउन इज प्लूरल। जब हमारे पास सब्जेक्ट में कोई इज या द नंबर ऑफ जैसा शब्द जुड़ा हुआ हो तो सिंगुलर वर्ब यूज होती है, लेकिन जो हमारी नाउन होती है या कहीं सब्जेक्ट होती है वो प्लूरल ही होती है। द नंबर ऑफ प्लेयर्स वर प्लेयर वेल दीज डेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने नाउन का यूज किया है सब्जेक्ट की जगह पे, तो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि जितने भी ये रूल्स हैं ग्रामर के, ये सिंटेक्स के रूल्स ही माने जाते हैं, जिसमें हम नाउन कैसे यूज होती है वो एक वचन सिंगुलर और बहुवचन प्लूरल के लिए, प्रोनाउन कैसे यूज होते हैं, वर्ब कैसे यूज होती है, ये सारी चीज़ों के नियम एक जैसे ही होते हैं। तो ये यहाँ पे नाउन है तो भी हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और प्रोनाउन है तो भी हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो यही रूल्स घुमा फिरा के चलते रहते हैं। ये हम सिंटेक्स में पढ़ रहे हैं, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ रहे हैं, फिर नाउन में पढ़ेंगे, प्रोनाउन में भी पढ़ेंगे, फिर इनका जब कंप्लीट हो जाएंगे तब हम सारे नियमों को एक साथ इकट्ठा करके स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस बनाएंगे, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। इफ ईच और एवरी यूज्ड बिफोर द एनी सब्जेक्ट देन सिंगुलर वर्ब इज टेकन। जब किसी सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट से पहले ईच एंड एवरी दोनों शब्द या मॉडिफायर यूज हो तो हम वापस सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ईच वन ऑफ दीज बॉयज हैज़ द पोटेंशियल टू गेट सेलेक्टेड। ईच वन ऑफ दीज उन सभी बच्चों में हैज़ द पोटेंशियल टू गेट सेलेक्टेड योग्यता रखते थे चयन करने की, चयन होने की। तो बॉयज हैज़ हमारे पास क्या होता है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। When subject is joined by or not then verb must be plural। जब सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में नॉर या और के द्वारा जुड़े हों तो हमारी वर्ब का प्लूरल होना आवश्यक होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आइदर आकाश और हिज फ्रेंड्स आर नॉट कमिंग टू द क्लास। तो आइदर आकाश और, तो यहाँ पे और आ गया तो वर्ब के हिसाब से प्लूरल फॉर्म आएगी। एंड हिज फ्रेंड आर नॉट कमिंग टू द क्लास, तो आर हमारे पास क्या है प्लूरल फॉर्म ऑफ द हेल्पिंग वर्ब है। अगला नियम है अ ग्रेट मैनी इज ऑलवेज फॉलोड बाई प्लूरल वर्ब एंड अ प्लूरल नाउन। तो ग्रेट मैनी अगर किसी सेंटेंस में आएगा तो वहाँ पर 100% प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन ही यूज होंगे। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड दिस ईयर। तो ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड दिस ईयर, तो स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल नाउन है, हैव प्लूरल वर्ब के लिए यूज होता है और पास्ट भी हमारा सेकंड फॉर्म में है। मैनी अ इज ऑलवेज फॉलोड बाई अ सिंगुलर वर्ब एंड अ सिंगुलर नाउन। लेकिन अगर वहाँ पे मैनी अ या मैनी शब्द यूज होते हैं तो हमारा सिंगुलर वर्ब रहेगी और सिंगुलर ही नाउन रहेगी। एग्जाम्पल देख सकते हैं मैनी अ स्टूडेंट हैज़ पास्ड दिस ईयर विद मेडल्स। तो ये पहला वाला ही एग्जाम्पल है, मैनी अ स्टूडेंट हैज़ पास्ड दिस ईयर। अब जो आगे हमारी वीडियोस रहेगी सिंटेक्स और बेसिक्स यहीं पे ख़त्म होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में हम कुछ और पढ़ेंगे वर्ब्स के साथ जब हम एडवांस लेवल पे वर्ब का सारा पार्ट्स जान चुके होंगे। अगली वीडियोस स्टार्टिंग होंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, वर्ड्स के टाइप होते हैं जो हम पूरी होल इंग्लिश ग्रामर में यूज करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में जहाँ जहाँ यूज होते हैं शब्द
उन शब्दों के क्या क्या प्रकार होते हैं, किन तरह प्रकार के शब्द होते हैं, वही पार्ट ऑफ स्पीच होता है। तो ये सब लोग आप जानते ही हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सारे पार्ट ऑफ स्पीच के ही पार्ट हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे हमारी वीडियोस चालू रहेंगी, आपकी वीडियो नाउन्स पे आएंगी, प्रोनाउंस पे आएंगी, और सारा कुछ 51 डे का हमने बता ही दिया है। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, फीडबैक ज़रूर दें, और आगे इस तरह की वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और एग्ज़ाम स्टेशन के साथ जुड़ जाइए। थैंक यू।